ग्रुप से जो समुद्र में मछली पकड़ रहे होते हैं। कैप्टन जैसे ही पानी पीकर एक प्लास्टिक की बोतल समुद्र में फेंकता है तो एक दर्दनाक चीख इन सब के कान फाड़ देती है। ये लोग डर जाते हैं। इस वक्त जो उन्होंने मछलियों का जाल समुद्र से निकाला था, अचानक वो भी फट जाता है और एक खौफनाक इंसान से मिलती जुलती क्रिएचर गुस्से में जाल से बाहर निकलती है। कैप्टन उसे देखकर डर जाता है और फौरन उस पर गोली चला देता है, जिसके बाद सीन कट होकर हमें लंदन का सीन दिखाया जाता है। हम मिलते हैं ब्रैडली से जो इस टाइम सो रहा है। अचानक से उसके फोन पर बेल होती है और वो घबराहट में उठ खड़ा होता है। उसे एक इमरजेंसी मिशन पर जाने के लिए मैसेज आया था। पता चलता है कि वो यूएन की इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के लिए काम करता है। ब्रैडली जल्दी से अपनी बेटी को उठाता है और उसे बताता है कि मुझे इमरजेंसी कहीं जाना है और तुम्हें अपनी मॉम के पास जाना होगा। इस टाइम सार्जेंट हाना ब्रैडली को पिक करने के लिए आएगी और उन्हें ये सुनकर काफी गुस्सा आता है कि ब्रैडली पहले अपनी बेटी को उसकी मॉम के घर छोड़ना चाहता है, वो भी उन्हीं की कार के जरिए है। इस टाइम ब्रैडली की एक्स वाइफ भी उस पर काफी गुस्सा है क्योंकि ब्रैडली के ऐसे कामों की वजह से हमेशा ही उसे अपने काम इग्नोर कर अपनी बेटी का ख्याल रखना पड़ता है। ये काम खत्म करने के बाद ये लोग एक प्राइवेट एयरपोर्ट पहुंचते हैं जहां पर जर्नल उन्हें मिशन की डिटेल देते हैं। लेकिन यहाँ ब्रैडली का टैबलेट काम नहीं कर रहा होता। उसके साथ बैठा हुआ एक आदमी उसे वीडियो दिखाता है जिसमें वो क्रिएचर जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था वो इंसानों पर हमला करती हुई दिखाई जा रही है। ये देखकर ब्रैडली घबरा जाता है और घबराहट में इस आदमी को बताता है कि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक क्लर्क हूँ जो आप लोगों के साथ जा रहा हूँ। वो एजेंट जिसने ब्रैडली को वीडियो दिखाई थी वो भी घबरा जाता है और फिर पूरे रास्ते ब्रैडली से कोई बात नहीं करता और ये लोग अब हेलीकॉप्टर के जरिए एक अनजान सुनसान आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। एक खास बिल्डिंग के अंदर जाने से पहले इन सबको डिकंटामिनेट किया जाता है, यानी इन सब के ऊपर से एक खास मशीन के जरिए सारे जरासीम मारे जाते हैं, जिसके बाद कर्नल आकर इन सब से मिलते हैं और इन्हें दिखाते हैं दीवार पर लटकी हुई वही क्रिएचर जिसे हम मूवी में बार बार देखते आ रहे हैं। सभी इस क्रिएचर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे और कुछ को तो यही लग रहा था कि एक इंसान कॉस्ट्यूम पहन के खड़ा है, लेकिन कर्नल बताते हैं कि ये क्रिएचर असली है और ये पानी से निकली है। साइंटिस्ट ने इस क्रिएचर को होमो स्पेंडल का नाम दिया है। इंसानों जैसे ये क्रिएचर असल में पानी के अंदर रहती है और माना जाता है कि इंसानों के दुनिया में आने से पहले यही इस दुनिया में रहा करती थी। साइंटिस्ट इस टाइम क्रिएचर के ऊपर रिसर्च कर रहे थे और इस क्रिएचर के गले में एक पर्ल मिलता है जिसका मतलब इन्हें अभी तक के लिए समझ नहीं आया था। एक ऑफिसर अब वो पर्ल उस होमो स्पेंडल की गर्दन में वापस डाल देता है, जिसके बाद ये सब लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन पर मीटिंग करने के लिए यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर ब्रैडली अकेला रह जाता है। वो इस क्रिएचर को बहुत ही गौर से देखता है और फिर इस क्रिएचर को वो उसी तरह से रिस्पेक्ट देता है जिस तरह से वो अपने जीसस क्रॉस को रिस्पेक्ट देता है। यहाँ हमें जर्नल को सभी लोगों के साथ मीटिंग करते हुए दिखाया जाता है। जर्नल कर्नल से सवाल करता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्रिएचर इतने ऊपर आया कैसे। कर्नल कहते हैं ये बहुत बड़ा खतरे का साइन हो सकता है क्योंकि 2020 में भी अंडर वाटर सबमरीन में एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ था और वो भी ऐसे ही क्रिएचर्स की वजह से हुआ था। ये लोग अब इन होमो स्पेंडल क्रिएचर्स से बात करना चाहते थे, जिसके लिए ये एक खास मशीन का इस्तेमाल करते हैं। इस मशीन के जरिए वो दूसरे क्रिएचर्स को सिग्नल भेज देते हैं और फिर उनके जवाब का इंतजार करते हैं। ब्रैडली ने जब इस मशीन से सिग्नल को भेजा था तो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई थी और सिग्नल इतना तेज था कि ब्रैडली खुद भी कांप उठा था। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जवाब नहीं आता और ये लोग अपने कैंप्स में सोने के लिए आ जाते हैं। ब्रैडली हैना से पूछता है कि क्या मैं अपने घर कॉल कर सकता हूँ, लेकिन हैना ऐसा करने से मना कर देती है। सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिस रूम में इन्होंने उस होमो स्पेंडल को बांध कर रखा हुआ था वहाँ पर दो सोल्जर्स ड्यूटी दे रहे थे। एकदम से वो नोटिस करते हैं कि उनके पाँव के नीचे की जमीन दलदल बनने लगी है। इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते वो सोल्जर उस दलदल में फंसने लग जाते हैं। उसका दूसरा साथी उसे बचाने की कोशिश तो करता है पर नाकाम रहता है। पहले वाले सोल्जर पूरी तरह डूब जाती है और मर जाती है। दूसरा सोल्जर मदद के लिए अपनी बेटियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है पर दूसरी तरफ कोई मैसेज नहीं सुनाई देता, बस एक साउंड वेव सुनाई देती है। अचानक से उसी दलदल से एक हाथ निकलता है और उस सोल्जर को पानी के अंदर खींचकर मार देता है, जिसके बाद वही क्रिएचर यानी होमो स्पेंडल उस पानी में से एकदम से बाहर निकलती है और अपने साथी की डेड बॉडी को खींचकर उतारकर यहाँ से ले जाती है।
यहाँ अब सिक्योरिटी अलार्म्स भी बजने लगे थे। ब्रिकली के साथ साथ सभी सोल्जर्स इस जगह को चेक करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्हें ना तो अपने सोल्जर मिलते हैं और ना ही वो क्रिएचर। फर्स्ट यहाँ का दोबारा से नॉर्मल हो चुका था और जनरल ऑस्टिन बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वो अपने सोल्जर्स को अपने रेडियो के जरिए कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। ब्रिकली यहाँ पे एक मेटल का पीस जमीन के अंदर धंसा हुआ नोटिस करता है और जैसे ही उसे खींच के निकालता है तो उसे पूरी चेयर मिल जाती है। ये देखकर जनरल ऑस्टिन और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और जमीन पर लेटकर दोबारा रेडियो से कांटेक्ट करते हैं अपने साथियों को, लेकिन जमीन के नीचे से उन्हें अपनी ही आवाज दोबारा सुनाई देती है और इससे वो और भी ज्यादा डर जाते हैं। जिस तरह ब्रिकली ने यहाँ पे चेयर निकाल दी थी, कुछ और भी यहाँ पे हो सकता था। ये लोग इस जगह की खुदाई करना शुरू कर देते हैं और इन्हें अपने साथी का हाथ दिखाई देता है। ब्रिकली डरकर यहाँ से बाहर निकल जाता है क्योंकि उसने इस तरह डेड बॉडी पहली मर्तबा देखी थी। उसके बाहर आने से काफी सारे लोगों को शक होने लगता है कि आखिर ब्रिकली इस तरह क्यों डरा, और वो यहाँ पे सबको सच बता देता है कि वो पहले बस एक क्लर्क हुआ करता था फौज में और उसने खुद ही अपने आप को एक एजेंट के तौर पर रजिस्टर कर दिया था, लेकिन अब वो इन चीजों से काफी ज्यादा डर रहा था। वो जनरल ऑस्टिन से कहता है कि आप इसकी कोई भी सजा मुझे देना चाहे तो दे सकते हैं, पर जनरल ऑस्टिन उससे कहते हैं अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एजेंट हो या नहीं, लेकिन तुम हमारे लिए काम कर रहे हो, यही बड़ी बात है। यहाँ पर ब्रिकली के साथ ही निहाना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि इस तरह के मिशन उन्हें मिलने में सालों लग जाते हैं और ब्रिकली ने गलती से ये मिशन ले लिया था और ये लोग सालों की महीनों की ट्रेनिंग करने के बाद मुश्किल से यहाँ पहुंचे थे। है ना, अब उसे अपनी यूनिट के बारे में भी बताती है और कहती है कि ये यूनिट सुपरनेचुरल चीजों पर रिसर्च करने के लिए बनाया गया है। इससे पहले कि हना इसे और कुछ बता पाती, यहाँ पर शोर मच जाता है। खबर मिलती है कि समुद्र के किनारे पर वही क्रिएचर देखी गई है। सभी लोग उससे बात करने के लिए समुद्र के किनारे पर चले जाते हैं और ब्रिकली को यहाँ पर कैमरा पकड़ा दिया जाता है उस क्रिएचर को कैप्चर करने के लिए। जनरल ऑस्टिन सभी लोगों को अपने हथियार नीचे रखते हुए कहते हैं और एक ट्रांसलेटर के जरिए उस क्रिएचर को वेलकम कहते हैं अर्थ पर, जिसके बाद ऑस्टिन उसे दुनिया पर बुला रहे थे क्योंकि वो इन क्रिएचर्स के साथ मीटिंग करना चाहते थे और जानना चाहते थे कि आखिर वो क्यों अब पानी के ऊपर आ रही है। एक क्रिएचर पहले मीटिंग के लिए नहीं मानता और जनरल ऑस्टिन से कहता है कि तुम लोगों ने हमें मारा है और अब हम बदला चाहते हैं। जवाब में ऑस्टिन कहता है कि मारा तो आप लोगों ने भी हमें है, लेकिन हम बदला नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं और इसलिए हमें आपसे एक मीटिंग करनी होगी जिस पर ये क्रिएचर यानी होमो स्पेंडर मान जाती है, लेकिन एक शर्त पर कि होमो स्पेंडर किसी एक इंसान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों से बात करेंगे। उसके ये कहते ही पूरी दुनिया में जगह जगह समुद्र से ऐसे ही होमो स्पेंडर्स बाहर निकलने लग जाते हैं और पूरी दुनिया इस अजीब नजारे को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। सभी लोगों के फोन्स पर अलर्ट्स बजने लग जाते हैं और सिचुएशन बहुत ही ज्यादा डरावनी हो जाती है। लोग इन होमो स्पेंडर्स की वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करने लग जाते हैं और थोड़ी ही देर में जहाँ पर होमो स्पेंडर्स को नहीं भी देखा गया था वहाँ पर भी होमो स्पेंडर्स वायरल हो जाते हैं। इस टाइम तक कोई भी किसी भी होमो स्पेंडर पर हमला नहीं करता क्योंकि जनरल ऑस्टिन का हुक्म था कि वो पहले होमो स्पेंडर के लीडर से बात करना चाहते हैं। आखिर होमो स्पेंडर्स भी मान जाते हैं और यहाँ पर H2O डिप्लोमेसी तैयार कर दी जाती है। H2O डिप्लोमेसी वो मीटिंग है जो होमो स्पेंडर्स और इंसानों के दरमियान में होगी। असेंबली हॉल के अंदर अब एक बहुत बड़ी सी पाइपलाइन लगाई जाती है और एक वाटर कंटेनर रखा जा रहा है जहाँ पर होमो स्पेंडर्स आकर इन लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर ब्रिकली को भी घर जाने की छुट्टी मिलती है और वो अपनी फैमिली से मिलता है। वो अपनी एक्स-वाइफ से कहता है कि आपको थोड़े दिन और मेरी बेटी को संभालना होगा और वो इस बात पर गुस्सा न करे, इसीलिए उसे वो 3000 पाउंड्स भी दे देता है। थोड़ी देर बाद हमें असेंबली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे आर्मी जनरल्स, पॉलिटिकल लीडर्स और जर्नलिस्ट असेंबली हॉल में इकट्ठे होते हैं होमो स्पेंडर्स से मिलने के लिए। लेकिन आज के दिन जर्नलिस्ट का यहाँ पर कुछ भी रिकॉर्ड करना मना था। चारों तरफ से मिलिट्री ने इस जगह को घेरा हुआ था और जैसे ही मिलिट्री दिखती है कि जर्नलिस्ट का एक ड्रोन इस बिल्डिंग की विंडो के करीब जा रहा है तो वो उसे शूट करके गिरा देते हैं क्योंकि ये मीटिंग पूरी तरह सीक्रेट है। हम देखते हैं कि ब्रिकली भी इस मीटिंग के लिए आया हुआ था और तभी यहाँ पर वो एजेंट भी आ जाता है जिसकी जगह लेकर ब्रिकली यहाँ आया था। वो यहाँ पर तमाशा करने लग जाता है और सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पागल समझकर यहाँ से निकाल देते हैं। और ये देखकर हाना और ब्रिकली यहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। जल्दी से इसलिए ब्रिकली को ये मीटिंग अटेंड करने का मौका तो मिला था और इस तरह इस मीटिंग में एक आम सिविलियन भी शामिल हो गया था। बाहर से दिखाया जाता है जो पानी का टैंक बनाया गया था उसके अंदर पानी आना बंद हो गया है क्योंकि बाहर से एक पाइप लीक हो गया था। इंजीनियर्स फौरन काम करना शुरू करते हैं
और पाइप को रिपेयर करके असेंबली हॉल का ये टैंक फिल कर देते हैं। इसके बाद इस टैंक के अंदर वही होमोस्पेंडल्स आते हैं। इस टाइम इस होमोस्पेंडल के साथ साथ यहाँ पे इंसानों जैसे ही दो किस्म की और क्रिकेचर भी थी और एक ऐसी फिश भी थी जो बात कह सकती थी। इस टाइम जो सोल्ट नाम की होमोस्पेंडल यहाँ पर आई थी वो एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात ये बताती है कि वो दुनिया में मौजूद सारी लैंग्वेजेस बोल और समझ सकती है। इसलिए वो इंसानों से बात करने आई है। इंसानों के लिए यहाँ पे अपनी वेलकम स्पीच देता है और उसकी स्पीच को काटते हुए सॉल्ट यहाँ पे अपने गार्ड से 2 अंडे फेंकवाती है। ये उसके बच्चे थे असल में जो पैदा होने से पहले ही मर गए थे और वो इसका इल्जाम इंसानों पर दे रही थी क्योंकि इंसानों की फैलाई गंदगी और पोल्यूशन की वजह से समुद्र इतने खतरनाक हो गए थे कि उनके रिचर्स का और उनके बच्चों का वहाँ जिंदा रहना और नए बच्चों का पैदा होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया था। उन्होंने बेस्टर उससे माफी मांग रहा होता है कि सॉल्ट दोबारा उसकी बात करती थी और कहती है कि वो यहाँ पर ब्रिटनी से सिर्फ बात करेंगे। ये बात सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और हैरानी से ब्रिटनी की तरफ देखने लगते हैं। वो कोई एम्बेसडर नहीं था ना एजेंट था, वो एक आम सा सिविलियन था जो झूठा एजेंट बनकर यहाँ बैठा हुआ था। ब्रिटनी भी अजीब तरह से उठ जाता है और यहाँ सबको बताने की कोशिश करता है कि मैं तो नॉर्मल सा सिविलियन हूँ, मैं आपसे क्या बात करूंगा। लेकिन यहाँ पर सॉल्ट उससे कहती है हम तुमसे इसलिए बात नहीं करना चाहते क्योंकि तुम्हारे पास पावर है, बल्कि हम तुमसे इसलिए बात करना चाहते हैं कि सिर्फ तुम ही हो जिसने हमें इज्जत से ट्रीट किया था। तुमने हमें उस तरह से ट्रीट किया जिस तरह तुम अपने जीसस क्रॉस को ट्रीट करते हो और यही बात हमें अच्छी लगी है। इसीलिए हम किसी से नहीं बल्कि सिर्फ तुमसे बात करना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि तुम हमारी बात सुन पाओगे, समझ पाओगे। यहाँ पर वो पृथ्वी का एक्शन एक वीडियो के फॉर्म में बाकी सभी इंसानों को भी दिखाती है और आखिर ब्रिटनी भी अब उससे बात करने के लिए मान जाता है। फिलहाल के लिए ये मीटिंग यहाँ से खत्म हो जाती है और ब्रिटनी को पकड़ लिया जाता है यूनिट की कमांडर की तरफ से और वो अब अलेक्की में ब्रिटनी से आकर पूछती है आखिर कौन हो तुम, अपनी सच्चाई बताओ, क्यों एक झूठा एजेंट बनकर तुम यहाँ पर आए, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या तुम होमोस्पेंडल्स के साथ मिले हुए हो। ब्रिटनी ये भी यकीन दिलवाने की कोशिश करता है कि वो कोई भी नहीं है, एक आम सा इंसान है। लेकिन कमांडर को उस पर यकीन नहीं आ रहा था और कमांडर अब उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाना शुरू कर देती है और साथ ही उसकी फैमिली को भी पकड़ लेती है। दुनिया के बड़े बड़े एम्बेसडर्स, पॉलिटिकल लीडर और यहाँ तक कि पीएम भी नाराज है कि एक आम इंसान इतनी खास मीटिंग कैसे अटेंड कर सकता है और वो कैसे इंसानों के लिए इतने बड़े बड़े फैसले ले सकता है। इंटरनेट पर भी पृथ्वी के बारे में ऐसी खबरें मशहूर हो जाती हैं कि जैसे वो फिश स्पाई है, होमोस्पेंडल्स का स्पाई है और वो इंसानों के रूप में असल में कोई और ही क्रिएचर है। यहाँ तक कि दुनिया में तो ये भी रूमर्स फैल जाते हैं कि इस पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को भी कोई दूसरी ही क्रिएचर चला रही है। इधर हमें दोबारा असेंबली दिखाई जाती है जहाँ पे पीएम कमांडर केट से कहते हैं कि तुम सॉल्ट से जाकर कह दो कि हम उसके फैसले से खुश नहीं है। ब्रिटनी से उसकी मीटिंग नहीं करवाई जाएगी बल्कि हम अपना एम्बेसडर खुद चुनेंगे। ये लोग इस टाइम सॉल्ट से एक प्राइवेट मीटिंग करते हैं जिसमें ब्रिटनी, कमांडर केट, उसके साथ जनरल और प्राइम मिनिस्टर थे। ये लोग सॉल्ट को समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपकी मीटिंग ब्रिटनी से करवाई गई तो इंसानों का उनके लीडर से भरोसा हट जाएगा। लेकिन सॉल्ट अभी भी इसी जिद पर थी कि वो ब्रिटनी से ही बात करेंगे क्योंकि ब्रिटनी के अलावा कोई और इंसान उनकी उतनी इज्जत नहीं करता। मजबूरन ब्रिटनी को आगे आना पड़ता है और सॉल्ट से बात करनी पड़ती है। सॉल्ट उसे कहती है तुम इस मामले में क्या चाहते हो, मुझसे वो बात करना, ना कि वो बात करना जो तुम्हें इन कमेटी वालों ने सिखाई है। ब्रिटनी उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि आपको इन लोगों की बात सुन लेनी चाहिए। इस तरह सच में लोग हमारी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। आपको ह्यूमन एम्बेसडर से ये बात करनी चाहिए। और यहाँ सॉल्ट उससे कह जाते हैं कि अगर तुम मीटिंग में ना हुए तो यहाँ तब वह कहता है कि तुम्हें सभी लोगों को छोड़ देना चाहिए और वो मान जाती है और उसे वहाँ से ले जाया जाता है और फिल्म खत्म हो जाती है और वो बच जाता है।